ड्रामा के स्टार्ट में हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो मार्केट से जा रहे होते हैं। वहां पर एक चोर आता है और क्राउन प्रिंस का पॉकेट चोरी करके भाग रहा होता है। क्राउन प्रिंस कह रहे होते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सामने से आ रही होती है जियांग जो बहुत मजे से अपना मीट खाते हुए आ रही होती है और वो चोर उससे टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका मीट नीचे गिर जाता है और उसको आ जाता है गुस्सा। ऊपर से वो देख लेती है कि सामने क्राउन प्रिंस चिल्ला रहे हैं कि मेरा पॉकेट दे दो मेरा पॉकेट दे दो। वो चोर का पीछा करने लगती है। वो अपना मीट छोड़ना तो नहीं चाहती थी लेकिन उस चोर के पीछे मार देती है क्योंकि वो उसका फेवरेट मीट होता है। यहाँ पर वो ऊपर उठकर आती है और उस चोर के ऊपर गिर जाती है जिसकी वजह से पेट में जितना भी खाना होता है ना वो बाहर आ जाता है और उसे मारने लगती है। कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। कहती है हिम्मत कैसे हुई, ये पॉकेट मुझे दो। कहता है ठीक है मैं दे रहा हूँ। ये पुलिस को बुलाकर लाओ। क्राउन प्रिंस को तुरंत ही उसका पॉकेट दे देती है लेकिन चोर फिर से क्राउन प्रिंस से टकरा जाता है। क्राउन प्रिंस गिरने वाले होते हैं तो जियांग उसको रोक लेती है एकदम फिल्मी स्टाइल में। क्राउन प्रिंस को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। कहता माफ करिएगा, मैं बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करना चाहता था। मेरी गलती है कि आपका इतना अच्छा डिनर नीचे गिर गया। कहती कोई बात नहीं। वहां पर वो बहुत अच्छे से बिहेव कर रही। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिला देता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है लेकिन इतनी देर में महल से दासी आती है कि प्रिंसेस जल्द से जल्द पैलेस वापस चलिए क्योंकि मार्कस हाउ है, उन्होंने आपसे शादी तोड़ दी है। आप जल्द से जल्द चलिए। कहती है कि अच्छा शादी तोड़ दी है। इधर हम देखते हैं मार्कस हाउ को जो चिल्ला रहे होते हैं कि मैं ये शादी नहीं करूंगा, वो इतनी फैट है, देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बताओ मैं उसको अपने घर ले जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। उसके फादर कहते हैं कि ये मैजिस्ट्री द्वारा शादी फिक्स की गई थी, भला तुम इस शादी को कैसे तोड़ सकते हो। मैं शादी नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शादी ना मियान मियान जैसी लड़की से करना चाहता हूँ। ये देखो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, बिल्कुल मेरी वाइफ बनने लायक। जो जियांग होती है याद करती है कि 10 साल पहले उसके फादर मियान मियान को घर लाए थे कि आज के बाद से तुम्हारे साथ रहेगी एकदम दोस्त बनकर। वो अकेली थी तो उसके लिए ले आए थे। यहाँ पर बहुत अच्छे से उसके साथ जियांग बचपन से ही रहती थी। एक दिन उसके पैर में चोट लग गई क्योंकि वो डांस करना चाहती थी। डांस जरूरी होता था प्रिंसेस के लिए कि उन्हें डांस भी आना चाहिए, उन्हें म्यूजिक भी आना चाहिए, हर चीज में पारंगत तो हासिल होनी ही चाहिए। लेकिन बचपन से ही जो म्यान म्यान थी ना वो बहुत दुष्ट थी। कहती है तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वैसे भी जिंदगी बहुत छोटी है, खा पी के अच्छे से गुजारो ना, इस तरह अपने आप को इतना कष्ट क्यों देना। कहती सही कहा। वहां पर बचपन से ही म्यान म्यान उसके लिए मीट रखती थी और अपना सैलेड खाती, डांस भी अपना करने लगी। लेकिन इस बात का बुरा कभी भी जियांग को नहीं लगा। धीरे धीरे वो मोटी होती गई और यहाँ पर जो म्यान म्यान थी वो पतली लोगों के सामने वो डांस करती। सब कहते ये जियांग फैमिली की डॉटर है, कितनी अच्छी है। तो उस फैट लेडी को देखो, बिल्कुल भैंस हो गई है, मतलब उसकी तरफ कोई देखे भी ना। उन सारी बातों को सोचकर जियांग को बुरा लग रहा था। उसकी माँ कहती है मैंने तुम जैसी लड़की को अपने घर में 10 साल रखा, तुम तो सांप से भी बदतर हो। जियांग बोलती है कि मार्कस हाओ, वैसे भी तुम ये शादी तोड़ना चाहते थे ना, चलो मैं ही आ गई हूँ। कहता है हाँ सही टाइम पर आए हो, लेकिन शादी मैं तुमसे तोड़ रही हूँ, तुम नहीं। बहन मियान मियान बोलती है कि हाँ मेरी बहन थोड़ी गुस्से में है ना, इस वजह से बोल रही होगी। ये सब मेरी ही गलती है ना बहन की मेरी वजह से आपकी शादी टूट गई। आप अगर मोटी ना होती, देखने में थोड़ी खूबसूरत होती तो मार्कस हाउ आपसे जरूर शादी करते। तब इस पर मार्कस हाउ कहते हैं कि मेरे दिल में ये कभी भी नहीं मोटी भैंस आ सकती है, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, तुम और तुम ही रहोगी। कहती है कि हाँ और तुम भी मेरे दिल में नहीं आ सकते, ये जो टोकन दिया था ना ये तुम रख लो और मेरा टोकन मुझे वापस कर दो। कहता है कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की ना तो होल कैपिटल में तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मियान मियान कहती है कि हाँ जो मार्कस हाउ है इस कैपिटल के सबसे हैंडसम पर्सन है। कहती हंसने लगती है। कहती है तुम्हारे सपने में होंगे, मेरे लिए तो नहीं है। वैसे भी मेरा टोकन लौटा दो, उसके बाद तुम इससे शादी करो, इस किसी और से शादी करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मार्कस हाउ कहते हैं कि नहीं म्यान म्यान मैं तो तुमसे शादी ही करूंगा। कहती है कि नहीं नहीं मार्कस हाउ ऐसा मत करो, ऐसा करो मैं कॉन्कुबाइन बन जाऊंगी, सिस्टर को आप अपनी लीगल वाइफ बना लीजिए। कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरी लीगल वाइफ रहोगे, मतलब इतना नौटंकी दोनों कर रहे होते हैं। जियांग के मदर फादर जब मियान मियान को ऐसी हरकतें करते देख रहे थे ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से जाते हैं मार्कस हाउ कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हें कॉन्कुबाइन बनाने के लिए तैयार हूँ। उसका गाल पकड़ लेता है तो जियांग एक जोरदार थप्पड़ उसको रखती है। कहती है कि मैं जियांग फैमिली की इकलौती डॉटर हूँ, प्रिंसेस हूँ, और जिससे तुम शादी कर रहे हो ना वो किसी लायक नहीं है, तो तुम मुझसे शादी करो चाहे जो करो। वहां पर जानबूझकर बार बार ना
मार्कस हाउस का पेट छू रहे थे, उसके कंधे छू रहे थे कि मोटी कहीं की अपनी शक्ल देख पहले। यहाँ पर तुरंत उसकी माँ खड़ी होती है, कहती है कि तुम जैसे इंसान से मेरी बेटी शादी कर रही थी, मेरी आंखों के सामने तुम इतना प्रोवोक कर रहे हो, अगर शादी हो जाती तो क्या करते। उसके फादर कहते हैं, और तुम मियां मियां, तुम मेरी आंखों में धूल झोंकती रही, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, सब कुछ दिया, तुमने आज यहाँ पर मेरी बेटी का हस्बैंड ही छीन लिया। कहती है, नहीं नहीं मार्कस हाउस, पता है मैं हमेशा ही अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसने मुझे हमेशा ही बुली किया, ये पूरा घर ही मुझे बुली किया करता था। कहती है, अच्छा बुली किया करता था वो भी तुम्हें, चलो निकलो दोनों लोग यहाँ से। मामा का झाव कहती, भैंस कहे कि तुम निकलो तुम निकलो। वो उनको दोनों को धक्का दे रही होती है और बाल्टी से टकरा जाती। बाल्टी में होता है गंदा पानी। इस पर मार्कस हॉक होते से हंस रहे होते हैं कि देखो भैंस आ रही, देखो भैंस आ रही। तो वो गंदा पानी उठाकर उन लोगों पर डाल देती है और वहां से भगा देती है। उसकी माँ कहती है कि सच में इसके इंटेंशन तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, अच्छा हुआ इसने मेरी बेटी से शादी नहीं की, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, तुमसे शादी कौन करेगा, पूरे कैपिटल में खबर फैल जाएगी। कहती है, कोई बात नहीं मदर, शादी नहीं करूंगी तो कोई दिक्कत है क्या। कहते हैं कि वो पेड़ों को पानी दे रही होती है। उसकी दासी कहती है, मिस मुझे लगता है ना प्रिंस आप में इंटरेस्टेड है, देखो उस दिन मिले थे दोनों की आपस में नजरें मिली थी। कहती है कि कहाँ वो प्रिंस और कहाँ मैं, मेरी जैसी मोटी लड़की से भला वो शादी क्यों ही करना चाहेंगे। कहती है, नहीं नहीं मिस, बस मुझे लगा था। कहती, चलो ना आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। जैसे वो रेस्टोरेंट में जाती है तो देखती है प्रिंस वहां पर पहले से ही खड़े हैं। कहती है, आप यहाँ पर, अब यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं तो बस ऐसे ही जा रहा था खाने के लिए, लेकिन तुम मिल गई हो तो मैं उस दिन तुम्हारा मीट गिर गया तो आज मैं तुम्हें ट्रीट दे दूं। कहती, हाँ हाँ ठीक है। पीछे से सैनिक कह रहा होता है कि हाँ पहले से यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि पता था मिस जियांग आएंगी, आपको उनसे प्यार हो गया, आप ये कबूल क्यों नहीं कर लेते। जैसे ही खाना आता है वो खाने चलती है, लेकिन फिर नहीं उठाती है, क्योंकि उसे बिहेव तो अच्छे से ही करना था। बार बार प्रिंस उसे दिए जा रहे थे, वो खाए जा रही थी। कहती है, आप भी खाओ ना प्लीज, आज से पहले कभी भी क्राउन प्रिंस ने मीट नहीं खाया था, बट जियांग के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे। सैनिक कहता है, प्यार में लोग तो कुछ भी कर जाते हैं, ये तो बस मीट है। जैसे वहां से जाने लगती है जियांग, तो क्राउन प्रिंस कहते हैं, फिर कब मुलाकात होगी। कहती है कि कोई बात नहीं, आप मेरे रेजिडेंस आ जाना। वो पीछे से कहते हैं, अपना नाम तो बता दो। कहती है, जियांग शिन्यू। कहते हैं, अच्छा ठीक है जाओ। वो जाने लगते तो कहता है, मेरा नाम तो सुन लो। इस पर सैनिक बोलता है, वो जा चुकी है, आपको अपना नाम पहले बताना चाहिए था। कहता है, ये दासी फिर से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको ना कंसीडर क्राउन प्रिंस को करना चाहिए। घर जाते हैं, उसके सामने नजर पड़ती है कि वहां पर उसका जितना भी सामान है वो सब बाहर आ रहा है। कहती, किसने ऑर्डर दिया मेरा सामान बाहर रखने के लिए। तभी वहां पर मियान मियान आ जाती। कहती, मैंने कहा है, हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। कहती है कि सिस्टर प्लीज गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी मार्कस हाउस से शादी होने वाली है और मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास डावरी नहीं है, तो प्लीज आपकी शादी तो होने से रही, तो क्या मैं आपकी डावरी ले जा सकती हूँ, प्लीज मुझे दे दो। कहती, हाँ बहुत अच्छे थॉट है तुम्हारे। कहती, हाँ मार्कस हाउस ने तो मुझे ऐसे ही कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो मुझसे शादी कर लेंगे उसके बाद वो आपको कॉन्कुबाइन भी बना लेंगे, इस वजह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहती, हाँ ये भी सही है। कहती, ठीक है सिस्टर, आप तो कितनी अच्छी हैं। उसके हाथ पीछे कर देती है, अपना एक हाथ ऊपर उठाती है और ये जोरदार थप्पड़ मारती है उसको। 3-4 बार घूमकर वो नीचे गिर जाती है। सोचा तुमने कि तुम मेरी ज्वेलरी यहाँ से ले जाओगे। तब तो वहां पर मार्कस हाउ आ जाते हैं और बार बार ना जियांग को धक्का देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं, बल्कि वो धक्का दे देती है तो मार्कस हाउ नीचे गिर जाते हैं। कहते हैं, अभी तक इसे रियलाइज नहीं हुआ है कि मैंने हीरा चुना है और ये कोयले की ढेर है। जियांग कहती है, अपनी इस प्यारी सी वाइफ को यहाँ से लेकर जाओ, मैं तो डावरी देने से रही, अगर डावरी यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मैं कैपिटल जाऊंगी, वहां पर राजा को बताऊंगी तो पता है क्या होगा, तुम दोनों की लाइफ में बहुत इंटरफेयर होगा, फिर आगे भी बात जाएगी। मियान मियान रोने का नाटक करती कि सिस्टर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। मार्कस हाउ कहते, देखो तुम मेरी होने वाली वाइफ को कर परेशान कर रही हो, तुम उसे डरा रही हो, धमका रही हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी डरने वाला नहीं है। कहती हो, ये दोनों पागल मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। मार्कस हाउ कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें डावरी भी दूंगा, मैं तुम्हें इज्जत से अपने घर ले जाऊंगा, चलो यहाँ से। जियांग कहते हैं, नहीं यहाँ से नहीं जा सकती, मैंने भी जाने के लिए नहीं कहा है। तो इस पर मार्कस हाउ कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी मांगूंगा। कहती, हाँ माफी मांगोगे, इसी वजह से जाने के लिए नहीं कहा है। कहता, नहीं माफी मांगूंगा, तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत नुकसान कर दिया ना, तो पैसे ले लो। वो उसके ऊपर पैसे डालकर वहां से चला जाता है। अंदर जाती है तो देखती है कि उसके ग्रैंडफादर की दी हुई पेंटिंग को उसने फाड़ दिया है। कहती है कि उसने ऐसे कैसे कर दिया, चलो इसे फिक्स कराते हैं, लेकिन कोई भी उसे फिक्स नहीं कर पाता है। कहती है, मैं कई जगह गई
लेकिन अब नहीं होगा। तो वो रोने लगती है कि अब बताओ मैं इस पेंटिंग को कैसे सही कराऊं। क्राउन प्रिंस आ जाते हैं, क्या हुआ तुम्हें पेंटिंग को? कहती है फट गई। कहते हैं अच्छा चलो मेरे साथ, मैं इसे सही करा दूंगा। कहती है लेकिन कहाँ पर जा रहा है? उसका हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं। कहते हैं कि अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस तरह बिल्कुल भी नहीं रोना है, तुम्हें सिर्फ अपने खाने पर ध्यान देना है। देखो मैं खाना लेकर आया हूँ। कहती है ठीक है खाना तो लेकर आए हो, लेकिन मेरी पेंटिंग का क्या? वो खा रही होती है, खुद तेज से रो रही होती है। कहती है ये मेरे प्यारे दादाजी की पेंटिंग थी। कहते हैं मैं फिक्स कर दूंगा, रो मत प्लीज। इस तरह रोगी तो कैसे काम चलेगा? कहती है अगर नहीं फिक्स हुई तो क्राउन प्रिंस कहते हैं अपनी जान लगा दूंगा, जान से मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग जरूर सही करा दूंगा। जियांग के होश उड़ जाते हैं कि क्राउन प्रिंस ये क्या कह रहा है। कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो शर्मा जाती है, वहां से निकल जाती है। उसे पुरानी बातें याद आया करती है कि क्राउन प्रिंस ने उससे क्या कहा है कि वो उसके लिए जान दे देंगे। जहाँ बहुत शर्मा रही होती है और एक जगह पर बैठी होती है। इस पर दासी आती कहती क्या हुआ मिस, इस बात पर आपको इतनी शर्म आ रही है? तभी वहां पर फिर से मियान मियान आ जाती। कहती देखो ना, मुझे मार्कस हाउ ने कितनी प्यारी हेयर पिन दी है, पता है सिर्फ ये एक थी, रेयर है रेयर। तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर जियांग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कहती मुझे पता है सिस्टर, तुम मेरे सामने रफ टफ बनने की कोशिश कर रही हो ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर रो रहे हो। कहती है इतना कह चुकी हो तो ना, तो यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। वैसे भी तुम मेरे सामने कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तो बाहर की ही लड़की ना। कहती क्यों कहा मुझे ऐसा? निकल जाओ यहाँ से वरना तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। रात होते ही वहां से जियांग और उसकी दासी घर से भाग निकलते हैं। कहती है मदर और फादर माफ करिएगा, लेकिन मेरा रास्ता कहीं और है। हम देखते हैं कि मियान मियान और मार्कस हाउ की शादी हो गई होती है, लेकिन इस बात से मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ बिल्कुल भी खुश नहीं होती है कि वो भले ही मोटी थी लेकिन प्रिटी थी, तुम्हारी जैसी नहीं थी। कहती है कि मदर आप चिंता मत करिए, मुझे पता है कि आप मेरी बहन को लाइक करती हैं, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द गुड न्यूज दूं। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को पैलेस में बुलाया गया है। कहती है पैलेस में भला क्यों बुलाया गया है, इतना भी क्या अर्जेंट हो गया है? यहाँ पर मदर इन लॉ कहती हैं याद रखो, तुम बहुत छोटे घर में शुरुआत में रही हो तो मैनर्स याद रखना, याद रखना कि वहाँ पर कैसे बिहेव किया जाता है, और योर हाइनेस के सामने अपने सर उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। कहते मदर ठीक है। उसको गुस्सा आ रहा होता है कि थोड़े दिन इंतजार कर लो, उसके बाद रिग्रेट करवाऊंगी तुम लोगों को, रिग्रेट। ऐसे यहाँ पर मियान मियान आवाज सुनती है। कहती है आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। सामने देखती है कि वहाँ पर जियांग बैठी। कहती है मोटी बहस तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? जियांग की दासी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी हाइनेस से ऐसे बोलने की? तब यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बोलती है कि तुम उस जगह को बिलोंग नहीं करती हो। मदर इन लॉ भी कहती है कि वो तुम्हारी सीट नहीं है, समझी, वो योर हाइनेस की सीट है। ये कहती है तुम कौन होती हो मेरी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन उठाने वाली? कहती है क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन हो। वो कुछ ज्यादा ही आगे चली गई होती है तो मदर इन लॉ कहती है पीछे चलो। कहती है कि देखो तुम अपनी फैमिली के भाग्य को नहीं टाल सकते हो, यहाँ पर बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम यो हाइनेस ही बन जाओगी। चलो नील डाउन हो जाओ, माफी मांग लो, तब हम लोग भी तुम्हें माफ कर देंगे और तुम्हारी फैमिली भी पनिश होने से बच जाएगी। यहाँ पर जियांग की दासी दिखाती है कि ये सील दिख रही है ना, ये मेरी हाइनेस की है। कहती है अच्छा तो कहीं से ले ली होगी या चुरा ली होगी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पर यूनाच चाहते हैं और मियान मियान को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरी हाइनेस पर सवाल उठाने की। कहती है अब तुम कौन हो? कहते हैं कि मैं इनोच हूँ। कहती है अच्छा इनोज भी खरीद लिया क्या? मुझे नहीं लगता है कि तुम जैसा लड़का कभी इनोज बन सकता है। कहता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरी हाइनेस की डिसरिस्पेक्ट करो, जो है मार्कस की वाइफ हूँ, इतना याद रखना। तब इनोज कहते हैं कि आप कहें तो मैं इसे थोड़ा सा सबक सिखा दूं। कहती है हाँ बिल्कुल सबक सिखा सकते हैं। इस पर मियान मियान कहती है कि तुम सच में कितनी ज्यादा बेकार हो, मतलब अपने आप को यो हाइनेस बताने के लिए कुछ भी कर सकती हो। यहाँ पर तुरंत ही यूनोज कहते हैं कि चलो इस मियान मियान को जोरदार थप्पड़ लगाओ। जैसे ही थप्पड़ मारने वाले होते हैं तब तक वहां पर मार्कस आ जाते हैं। मार्कस हाउ से कहती है कि देखो आप फाइनली आ गए, इन लोगों ने यहाँ पर मजाक बना कर रखा है। ये जो जियांग है अपने आप को यो हाइनेस कह रही है, ये अपने आप को प्रिटेंड कर रही है और मुझे हार्म करने की कोशिश कर रही है, प्लीज आप ही डिसाइड करिए मेरे लिए। मार्कस हाउ चिल्लाने लगते हैं कि चलो नीचे उतरो और नील डाउन हो जाओ। इनोज उसको भी एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि यो हाइनेस से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। इस पर वो खुद तेते से हंसने लगता है कि यो हाइनेस वो भी ये, इस तरह की औरत यो हाइनेस कभी बन भी सकती है, तुम इसको देख भी सकते हो कि मैं तो इसको देख भी नहीं सकता हूँ। इसका फिगर देखो, इसका लुक देखो, पर किसी भी काम की नहीं, इससे तो कोई भी शादी ना करे, हाउस वाइफ तो छोड़ दो। वो बहुत देर से तब तक पीछे से मैजिस्ट्रेट उसको एक पैर मारते हैं और नीचे गिरा देते हैं।
जैसे मैजेस्टी पीछे मुड़ते हैं तो सबके सब नीचे बैठ जाते हैं कि माफ करिएगा मैजेस्टी। यहाँ पर तुरंत ही मार्कस हाउ कहते हैं कि मैजेस्टी आप यहाँ पर सही टाइम पर आए हैं। देखिए वो जो सामने लड़की बैठी है ना, यूहाइनेस की जगह हथियाना चाहती है। इस पर मैजेस्टी कहते हैं वो नोबल कॉन्सर्ट है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इसकी बेइज्जती करने की। एक जोरदार पैर मार देते हैं और जाकर उसके बगल खड़े हो जाते हैं। कहते हैं हाइनेस चोट तो नहीं लगी ना आपको। कहते हैं कि मैजेस्टी इस म्यान म्यान ने ना यूहाइनेस की बहुत बेइज्जती की है और इस पूरी फैमिली ने मिलकर। तब मार्कस कहता है ए दासी तुम चुप बैठो वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। मदर इन लॉ कहती हम लोगों की कोई गलती नहीं, सारी गलती इस मियान मियान की है, हम लोगों को तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ। सब माफी मांगने लगते हैं बारी बारी से। मियान मियान को माफ नहीं किया जाता और कहा जाता है कि इसे बाहर लेकर जाओ। लेकिन तुरंत ही यहाँ पर सबसे पहले लेकिन जियांग रोक देती है कि अभी रुक जाओ। मियान मियान कहती मुझे पता था कि सिस्टर मेरी बहुत अच्छी है, वो मुझे कभी भी मार नहीं पड़ने देगी। कहते हैं नहीं मेरी आंखों के सामने मार पड़े इसलिए मैंने रोका है। वहां पर उसको उठाकर लेकर जाया जाता है और सामने ही मारा जाता है, वो भी उसके मुंह पर। लगातार उसका मुंह पूरा लाल कर दिया जाता है बिल्कुल बंदर जैसे। माँ कहती है कि तुम बेकार औरत से शादी क्यों की। कहते हैं कि मदर वो मेरी वाइफ है और मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कहती भला तुम उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो। कहता है कि मेरी वाइफ है इसलिए कितनी बार कहूँ आपसे। जाकर सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जियांग, तुम इतनी लकी नहीं हो सकती। तब इस पर जियांग कहती है कि अभी तुम कन्विंस नहीं हुई क्या, कुछ और तुम लोगी। कहती है कि नहीं योर हाइनेस, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। कि तभी पता चलता है कि बगल वाले गांव में एक बीमारी फैल गई है जिसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। तब यहाँ पर मियान मियान कहती है कि मैजेस्टी आप इसका सोल्यूशन क्यों नहीं जियांग से पूछते हैं। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी जुबान इतनी क्यों चलती है। फिर से मार्कस साहब बोलते हैं कि सही तो कह रही है मियान मियान, अगर वो योर हाइनेस की कुर्सी पर बैठी है तो उसे इसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बताए ना कि आखिर वहाँ पर क्या करना चाहिए। वो खड़ी होती है कहती मैं अपनी पोजीशन का कभी भी गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। वो सारी की सारी दवाएं लिख देती है और कहती है कि मैंने पहले ही वैसे फिजिशियन को भेज दिया था और उन लोगों के पास दवा भी पहुंच गई होगी। बहुत देर से मार्कस कहते हैं कि इस औरत पर आप भरोसा मत करिए, ये बहुत ही बेकार है। कहते फिर किसी और के पास आइडिया है, अगर आइडिया नहीं है तो हम इसी आइडिया पर काम करेंगे। कहते हैं कि मैजेस्टी आप इसकी बातों में मत आइए। तभी मंत्री आते हैं और बताते हैं कि योर हाइनेस ने जो दवा दी थी वो काफी कारगर है। मार्कस को तो अपनी बातों पर यकीन नहीं होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कहती है कि मुझे चांस मिला था ना तो मैंने अपना टैलेंट शो कर दिया लोगों के सामने, वरना मुझे इतना शौक नहीं है। मियान मियान कहती है कि वो तो ठीक है लेकिन जो वहाँ पर भुखमरी फैली है उसका क्या। कहती मैंने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। वहाँ पर वो सबके सामने आलू रखती है। कहती है कि कुछ सालों पहले मैंने इसे खोजा था, ये जमीन के अंदर पाया जाता है, इससे लोगों का पेट भर जाता है और काफी देर तक भूख भी नहीं लगती है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा लोगों के लिए। इस बार मार्कस कहते हैं तुम्हें बड़ा पता है कि ये अच्छा रहेगा। कहती हाँ अच्छा रहेगा। उन लोगों को छोड़कर बाकी सबको वो डिश बहुत पसंद आ रही थी। वहाँ पर खाना आता है, जैसे ही वो लोग आलू से बनी हुई डिशेस को खाते हैं कहते वाह। अब तो मियान मियान को और भी गुस्सा आता है कि इसका हर प्लान पास कैसे हो जा रहा है। अपनी दासी को बुलाती है, कहती है कि नेक्स्ट प्लान पर काम करो। इतनी देर में वही दासी आती है और मैजेस्टी के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है। इनोस कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैजेस्टी कहते ठीक है मैं अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। जैसे ही मैजेस्टी वहां से जाते हैं मियान मियान भी उठकर चली जाती है। तो दासी आती है और जियांग से बताती है कि मुझे इस मियान मियान के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, ये पीछे पीछे गई है, जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है। कहती चलो फिर पता लगाते हैं कि ये क्या करने वाली है। मैजेस्टी के सामने बैठ जाती है। कहती है मैजेस्टी आपको पता है कि ये जो जियांग है ना ये बहुत ही बुरी है, आपने इसे कॉन्सर्ट बनाकर अच्छा नहीं किया है। कहते अच्छा फिर क्या करना चाहिए मुझे। कहती है कि मैं बस ये कह रही हूँ कि इसके पेरेंट्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया, मुझे हमेशा ही परेशान किया, मेरी शादी के लिए डाउरी भी नहीं दिया। मार्कस उससे शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन वो लोग जबरदस्ती कराना चाहते थे। मेरी शादी हो गई तो वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। इनोस मन में सोच रहे थे कि तुम लैपटॉप कंसर्ट के बारे में ऐसा कह रही हो तुम्हारी जुबान निकाल लेंगे। कहती है कि मैजेस्टी मैं सच में दिल से कहना चाहती हूँ। कहते हैं शर्माओ नहीं, कहो ना किस लिए शर्मा रही हो। कहती है कि ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो जाएगा। कहते हैं मैंने कहा ना बोलो, अजीब कुछ भी नहीं है। कहती मैं चाह रही थी कि मैं आपको जैसे जियांग आ जाती है और धक्का मार कर आगे चली जाती है। मैजेस्टी कहते क्या हुआ, इतनी दूर क्यों चल कर आई, देखो ना कितना पसीना निकल आया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी कॉन्सर्ट यहाँ पर ऐसे भागते हुए आए। मैजेस्टी कहते क्या बता रही थी फिर से बताओ। इस पर जियांग भी कहती हाँ मैं भी सुनना चाहती हूँ, आखिर इधर शर्माना क्या है, बताओ ना आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। चलो अच्छी बात है मैं तुम्हें बता देती हूँ। उठकर जाती है। कहती जियांग फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है ना, तुम उनके साथ खाना खाती थी, तुम उनके साथ घूमती थी, तुम मन चाहे कपड़े लेती थी, तुम मन चाहे जगह घूमती थी,
और आज तुम मेरे पेरेंट्स पर ही उंगली उठा रही हो। बेटी की तरह उन लोगों ने रखा और इसने क्या क्या धोखा दिया। मियान मियान खुद ऐसे चिल्ला रहे थे तो जियांग उसको थप्पड़ मार देती है। मेजेस्टी कहते हैं क्यों मारा थप्पड़। मन में सोच रही होती है मियान मियान देखा मेजेस्टी के ऊपर मेरा जादू चल गया। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आखिर मेरे हुस्न के जादू से कौन बच सकता है। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। मैजिस्ट्रेट कर आते हैं, कहते हैं कि मेरी प्यारी कॉन्सर्ट इस तरह अपने हाथ को कष्ट मत पहुंचाओ। मारना था तो किसी और से कह देती, वो इसको मार देती। सैनिक आते हैं और उसे 80 कोड़े मारने के लिए कहा जाता है। जैसे उसे ले जाने लगते हैं तब तक फिर से मार्कस आ जाते हैं कि माफ कर दीजिए, मेरी वाइफ से गलती हो गई। लेकिन आपको नहीं पता है कि ये जिया बहुत ही बुरी है। उसने मेरी वाइफ को सच में बहुत प्रताड़ित किया है। कहती है मैंने प्रताड़ित किया है। चलो ठीक है कि प्रताड़ना का सबूत तुम्हें दे देती हूँ। देखो ना इस तरह ये कैसे ट्रीट करे। मैंने आपसे शादी कर ली है ना, तो इसका बदला निकाल रही है। जियांग कहती है बदला नहीं निकाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम्हें लगता है मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसी वजह से आज मैं सारे रिकॉर्ड दिखा रही हूँ कि तुमने कितना खर्च किया है। यहाँ पर तुरंत ही मियान मियान कहती है मार्कस हाउस से कि चलो ना अपनी सिस्टर को माफ कर देते हैं। कहती है नहीं जा सकती, रुक जाओ। यहाँ पर जब तक अकाउंट बुक तुम देख नहीं लेते तब तक यहाँ से हिल भी नहीं सकते। अकाउंट बुक आती है तो इस पर मार्कस हाउ कहते हैं ये झूठ है, मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती। कहती है कि नहीं कर सकती तो जाकर उन सब शॉप पे पूछ लो कि इसने वहां से सामान खरीदा है या नहीं खरीदा है। प्लस मैंने इसे इसकी ट्यूशन फीस, डांस फीस और ये जितना अलग खर्चा करती थी वो भी मुझे पैसे तुम दे दो, क्योंकि अगर इसे लगता है कि इसके ऊपर पैसे नहीं खर्च किए गए तो तुम क्यों नहीं दे देते। कहते हैं लेकिन मैं पे कर दूंगा, मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। वैसे मुझे पता है कि तुम इतनी हार्टलेस नहीं हो, ऐसा मुझसे पैसे नहीं मांगोगी। कहती है कि पैसे तो देना पड़ेगा, पहले पैसे दो, उसके बाद में मैं तुमसे बात करूंगी। वो पैसे दे देता है। अब हम लोग बराबर हो गए हैं, चलो यहाँ से। जैसे वहां से जाने लगते हैं तो इस पर मैजेस्टी कहते एक मिनट रुक जाओ, 80 कोड़े तो इसे मारे ही जाएंगे क्योंकि उससे तो ये बचकर नहीं जा सकती। कहते हैं लेकिन माफ कर दीजिए प्लीज, इसे 80 कोड़े मत मारिए। कहती है ब्रदर हाउ प्लीज मेरी हेल्प कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कहते हैं कि मैं हेल्प कैसे कर दूं। कहती है आप मेरी जगह पर प्लीज ये 80 कोड़े खा लो ना। कहते हैं मैं कैसे खा लूं। वहां पर उसको लेकर जा जाता है और इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसका पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है। कहते हैं कि मुझे माफ कर दो हस्बैंड, मुझे माफ कर दो। मार्कस हाउ को पैलेस वापस लाया जाता है। फिजिशियन कहते हैं कि चोट तो लगी है लेकिन कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ये एकदम ठीक हो जाएंगे। और मदर इन लॉ मारती हैं जोरदार थप्पड़ मियान मियान को कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। कहती है कि मैंने तो बस उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा था। यहाँ पर फादर इन लॉ भी कहते हैं कि इसको नजरों के सामने से हटाओ। कहती जाओ नील डाउन हो जाओ, जब तक मेरे बेटे को होश नहीं आ जाता तब तक तुम नील डाउन ही बैठी रहोगी। पर नैनी भी आई होती है, अगर जरा से भी हिलने की कोशिश कर रही होती है ना तो उसे और मार पड़ती थी। कहती है मैं जियांग तुमको छोड़ूंगी नहीं। जियांग और मैजेस्टी एक साथ बैठे हुए होते हैं। कहती है कि मैंने अपनी बहन के साथ अच्छा बिहेव किया लेकिन उसे लेसन सिखाना जरूरी था। कहती है कि हाँ उसे रात भर डाउन होने के लिए रखा गया। कहती ठीक है, उसे जो सजा दी जाए ना उतनी भी कम है। अभी हम देखते हैं कि आखिर वो योर हाइनेस बनी कैसे। अभी हम पिछले टाइम को देखते हैं कि जहाँ पर मैजेस्टी ने उसकी पूरी पेंटिंग सही करा दी थी, जिसमें खुशी की वजह से वो क्राउन प्रिंस के गले लग गई थी। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि क्या हुआ। कुछ नहीं, वो दूर हट जाती है। कहते हैं लेकिन सुनो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई बुली करे या खाने के लिए कुछ कहे, इसी वजह से तुम मुझसे शादी कर लो। प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लो। कहती ठीक है। उन दोनों ने शादी कर ली थी लेकिन अभी जो जियांग की फैमिली थी ना, लोगों को नहीं पता था कि उनकी बेटी ने मैजेस्टी से शादी कर ली, क्योंकि वो तो भाग गई थी। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, इतना याद रखो कि मेरी वाइफ को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ना मुझे पतली लड़कियां नहीं पसंद है जो बिल्कुल चॉपस्टिक के जैसे हो, इसी वजह से तो मुझे अपनी ना चुभी सी वाइफ ही पसंद है। कहती है कि ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद मदर इन लॉ का बर्थडे आने वाला है, मैं सोच रही हूँ कि उन्हें कोई गिफ्ट दिया जाए। कहते हैं हाँ मैं गिफ्ट के बारे में सोच लिया है, तुम गिफ्ट की ज्यादा टेंशन मत लो। कहती लूंगी तो है ही टेंशन। इधर हम देखते हैं कि पैरों में चोट लग जाने की वजह से ना मार्कस हाउ चल नहीं पा रहे थे। कहती हस्बैंड उठ जाओ ना, उठ जाओ ना। कहते तुम्हारी वजह से ये हुआ है मेरा हाल, वरना ऐसा हाल कभी भी नहीं होता। कहती है कि आपको याद नहीं है कि मैं इतनी देर तक आपके पास बैठी थी, तो भी आपको मेरा एहसान नहीं दिख रहा। कहते हैं एहसान, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इधर हम देखते हैं कि मियान मियान इतनी दुष्ट होती है ना कि एक लड़के को बुलाती है सिर्फ इस वजह से ताकि उससे उसको मेडिसिन मिल सके, वो भी ड्रग वाले। उसने उसके साथ रात बिताई ताकि उसे पैसे ना देने पड़े और उससे वो मेडिसिन भी ले ली। एक बार तो और अपना टाइम स्पेंड ही कर लेता हूँ, लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर कोई आने वाला है। वहाँ पर मार्कस हाउ आ गए हैं खूब ज्यादा ड्रिंक पीकर। कहती है कि हस्बैंड इतनी रात में, आखिर वहाँ से उसका वो लाया हुआ आदमी
भागा कैसे? जैसे ही पता चलता है कि मार्कस आने वाले हैं, वो खिड़की खोलकर भाग जाता है। कहती है मैं आपके लिए कुछ पानी लेकर आती हूँ। कहती थैंक गॉड आज तो बच गई, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चला। अब मियान मियान का एक मकसद होता है कि वो अपने हस्बैंड को भड़काए कि कल बैंक्वेट है जहाँ पर क्वीन मदर के सब लोग बर्थडे गिफ्ट दे रहे होंगे, तब तुम वहां पर जियांग के साथ अपनी रात बिताना, जिससे उससे तुम्हारी शादी हो जाए और उसे अच्छा सबक सिखाया जा सके। लेकिन यहाँ पर बताते हैं मार्का साहब कि हम लोगों को तो बुलाया ही नहीं गया है, खासकर हम दोनों को, बाकी फैमिली को बुलाया गया है। कहती कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे, हम लोग वहां पर माफी मांगेंगे। कहते ठीक है आइडिया बताओ। वो आइडिया बता देती है, लेकिन मार्का साहब कहते पकड़े गए तो? कहती है नहीं पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आखिर करना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस सबसे पहले अपनी मदर को गिफ्ट देते हैं, उसके बाद देती है जियांग। जियांग का गिफ्ट देकर क्वीन मदर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट के टेम्पल जाती थी तो उन्हें वो बीट की माला दी थी। पर मदर इन लोग कहती मेरा बेटा अगर तुम्हें जरा से भी परेशान करे ना तो मुझे जरूर बताना, मैं अपने बेटे की खूब पिटाई करूंगी। कहता है मदर मैं आपसे ज्यादा इससे प्यार करता हूँ, ये जान लो, मैं भला अपनी वाइफ को क्यों कष्ट पहुंचाऊंगा। वो हाथ पकड़ कर बैठा होता है और वो दोनों साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। इतनी देर में वहां पर मार्कस हाउ और मियान मियान आ जाते हैं। मैजेस्टी कहते तुम लोगों को खाना क्या कहते हो तो क्यों आए? कहते माफ करिएगा लेकिन आज जो है क्वीन मदर का बर्थडे था तो भला मैं क्यों ना आता। माफ कर दी, जो पहले हुआ। वहां पर उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लग जाती है तो पूरे टाइम क्राउन प्रिंस उसकी केयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उसके कपड़ों पर पानी गिर जाता है। कहती है मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। सेम वही ट्रिक जैसे पहले खेली गई थी। इतनी देर में मार्कस हाउ भी बाहर निकल जाते हैं। रास्ते में उसे रोक लेते हैं। यहाँ पर जियांग कहती है कि मुझे रास्ते में क्यों रोका? कहते हैं कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो ना। कहती है तुमसे, वो भी मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकती। कहते अगर शादी न टूटी होती तो तुम मुझसे शादी करती ना। कहती गलत फहमी है तुम्हारी, अगर शादी हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मेरी तुमसे शादी नहीं हुई ना। कहते चलो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सब कुछ, मैं तुम्हें लीगल वाइफ का हक भी दूंगा। कहती है मुझे नहीं चाहिए। कहते तुम रिग्रेट करोगे। कहती है रिग्रेट? रिग्रेट तो तुम कर रहे हो, दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पर अगर तुमने मुझे भड़काने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहता है कि तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। पर मार्कस हाउस की दासी को धक्का दे देता है और वहां से जो है लेकर जाने लगता है जियांग को। तभी सामने से प्रिंसेस आ जाती है। मैजेस्टी की रियल सिस्टर कहती है कि कौन है इस तरह जो मेरी सिस्टर इन लोग को लेकर जा रहा है। कहती है कि आप यहाँ पर प्रिंसेस? कहती हाँ मुझे पता चला था कि यही वो लड़का है ना जिससे आपने शादी नहीं की, मेरे भाई से शादी की। यहाँ पर जो है प्रिंसेस कहती है चलो इधर सामने, और अपने पैर से ना उसका मुंह ऊपर उठाती है। कहती हैंडसम तो है, वैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यहाँ पर तुरंत ही आप जियांग को याद आता है कि प्रिंसेस वो लड़की हैं जो भी किसी अच्छे लड़के को देखती है ना तो उसे पाकर ही रहती हैं। अगर कोई मना कर देना अच्छे हालात तो नहीं आएंगे, और तो पांच पांच छह छह लड़कों को हमेशा लेकर चलती थी। अभी प्रिंसेस का दिल आ चुका होता है मार्कस हाउ पर। कहती है मैं तुम्हें कंसीडर करती हूँ। कहते हैं लेकिन मैं तो तुम्हें कंसीडर नहीं करता हूँ, ना ही तुम्हें कभी एक्सेप्ट करूंगा। कहते तुम कितना जितना मुझे मना करोगे ना मेरा दिल तुम्हारे ऊपर उतना ही आता जाएगा। कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, मतलब नहीं मानूंगा। कहती है एक दिन आएगा मुझे खुद लेकर जाओगे। कहता है ऐसा कभी नहीं आएगा दिन। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस जा रही होती है, लेकिन देखती है कि जो मदर इन लॉ ने बैंगल दिया था वो रूम में रह गया है। दासी लेने जाती है, तभी दूसरी दासी भाग कर आती है कि मैजेस्टी को चोट लग गई है, जल्द से जल्द चलिए। कहते हैं यार ठीक है चलो। कहती है कौन सी जगह है? कहते हैं कि अंदर ही है मैजेस्टी। कहते ठीक है। जैसे ही जाते तो इस पर मार्कस होते अंदर। कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। कहती है मैंने तुम्हें कभी भी लाइक नहीं किया, याद रखो मैं सिर्फ मैं अपनी मैजेस्टी की हूँ और किसी की नहीं। कहता है लेकिन आज के बाद नहीं रहोगी ना, आज के बाद तुम मेरी रहोगी। उसे चक्कर आने लग रहा था, वरना तो वो एक मुक्के में उसका काम तमाम कर सकती थी। कहती है कि दूर हटो, मैंने कहा ना दूर हटो, मेरे पास आए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मेरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। कहता है कि ये तो सब बाद में देखेंगे ना। इधर हम देखते हैं मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर जियांग नहीं आई थी और मियान मियान मन में हंस रही थी कि मेरे प्लान से तुम कभी भी नहीं बच सकती जियांग, आज तो तुम्हें फंसना ही पड़ेगा। सामने जाकर बैठ जाती है मियान मियान कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे हस्बैंड और जियांग एक रूम में है। इनोस कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योर हाइनेस की इनोसेंस पर सवाल उठाने की? कहती है मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, आप लोगों को वहां पर चलकर पता कर लेना चाहिए। तब मैजेस्टी कहते हैं अगर ये बात गलत हुई बहुत बड़ी सजा दी जाएगी, याद रखो। कहती ठीक है मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। सब लोग जाते हैं ना तो आवाज आ रही होती है। कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ अंदर होगी। जाती है वहां पर सामने बैठ जाती है। मुझे
पता है मेरी सिस्टर तो मुझे कभी भी लाइक नहीं करती थी, लेकिन आज देखो यहाँ पर इम्प्रेस के सामने जो है मेरे हस्बैंड को ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। तब सबके सब पीछे कह रहे होते हैं कि हाँ, वो मोटी भैंस तो शुरू से ही चाहती थी कि अपनी बहन की जगह हथिया ले, देखो आज उसने इस तरह का काम किया है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से प्रिंसेस आती है, कहती है कि तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया? कहती मैंने तुम्हें कब ड्रग दिया? कहती तुम्हें ने दिया, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। तुम्हारी दासी आई थी और मुझे बेड तक लेकर गई, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे इनोसेंस से खिलवाड़ किया। कहती है नहीं, तुम यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर जियांग को होना चाहिए था। इस पर प्रिंसेस उसको थप्पड़ मारती है, लगातार 2-3 थप्पड़। कहते तो तुम मेरी सिस्टर इन लोग को फंसाना चाहती थी? तो इन इतनी आसान है क्या कि कोई भी उसे फंसा देगा? कहती है कि मदर देखो ना, आप ही मेरे लिए फैसला लो। आज आपके बर्थडे के दिन इन लोगों ने मुझे फ्रेम किया और इसके हस्बैंड ने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की, प्लीज मदर मेरे लिए फैसला लो। कहती मैं यहीं पर हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए डिसाइड भी करूंगी। बार बार मियान मियान कह रही होती कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। योहानस कहती है कि तुमने ही किया, मेरी बेटी झूठ तो नहीं बोलेगी ना? कहती है कि भले ही इसने मेरी सिस्टर इन लोग के लिए सारा जाल बिछाया हो, लेकिन फंसी मैं थी। कि नहीं, ये सब जियांग का खेल हो सकता है, उसने भले ही आपको ड्रग दिया हो, मैंने नहीं दिया। उसने ये कांड नहीं किया होता तो वो यहीं पर होती। पीछे से जियांग आती, कहती सिस्टर मुझे बुला रही थी क्या? कहती तुम यहाँ पर कैसे हो सकती हो, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? फिर से प्रिंसेस उसको एक थप्पड़ मारती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ से तुम दूर रहना। पता चलता है जब उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था ना, वहां पर उसे मारती है। तभी प्रिंसेस आ जाती है, कहती जाओ यहाँ से, अपने कपड़े सही करो, इसकी ही देखभाल तो मैं कर ही लूंगी ना। उसके साथ रात बिता लेती है। इसी वजह से अब यहाँ पर मियान मियान कह रही थी ऐसा नहीं हो सकता। कहती सेटअप किया है ना तो उसका खामियाजा भी भुगतो। वैसे प्लॉट बिछाने में तो तुम नंबर 1 हो। पर जियांग सब कुछ बता देती है कि मेरे सामने इस दासी ने झूठ बोला था कि आपको चोट लग गई है और इसे हायर भी इस मियान मियान ने किया था। कहती मैंने नहीं किया था। अब यहाँ पर इम्प्रेस को और भी गुस्सा आता है कि इसे जो है यहाँ से निकाल फेंको। मदर इन लॉ नीचे बैठ जाती है कि माफ कर दीजिए। योर मैजेस्टी कहते हैं बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। इतनी देर में मार्कस हाउ बाहर निकलते हैं। मार्कस हाउ को क्या लग रहा था ना कि उन्होंने जियांग के साथ रात बिताई है। कहती है उसकी माँ माफी मांगो, माफी मांगो। कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जियांग के साथ मैंने रात बिताई, लेकिन मैं सच में जियांग को लाइक करता हूँ। आपको जो भी पनिशमेंट देनी है मुझे दे दो। वह प्रिंसेस एक थप्पड़ मारती है, उसकी माँ भी एक थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पता है कि तुमने कल रात वक्त किसके साथ बिताया? मेरे साथ। अब तो तुम मेरे ही हुए ना। कल अपना सारा सामान पैक करके मेरे पहले से आ जाना। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जरा सा भी लेट करो। अगर लेट हुए ना तो मैं खुद तुम्हारे पहले से आ जाऊंगी। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, इसको सजा दी जाएगी और इसे यहाँ से निकाल फेंको। जैसे ही सब बाहर जाते हैं तो इस पर जियांग कहती ये बताओ तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? कहती इसलिए क्योंकि तुमने मुझे हमेशा एक खेलने की चीज समझा। तुमने कभी मुझे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट नहीं किया, हमेशा तुम बड़प्पन दिखाती आई हो। कहती बड़प्पन? लेकिन मैं प्रिंसेस थी रियल, तो तुम नौकरानी होकर आके प्रिंसेस बनने की कोशिश कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें एक बहन जैसा रुतबा दिया, तुम्हें यकीन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता है उस दिन मैंने तुम्हारे मदर और फादर से सुना था कि वो तुम्हें बेचना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने अपने फादर से कहा था कि मियान मियान को यहाँ पर लेकर आओ। तभी तुम मेरे पास आई थी, लेकिन तुम्हें आज तक यकीन नहीं हुआ कि मैंने तुम्हें भलाई के लिए अपने पास लेकर आई थी, लेकिन तुमने मेरी पीठ में छुरा मार दिया। कहती है इम्पॉसिबल है, मेरे पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। एक्सक्यूज देने की तुम्हारे पास अच्छे बहाने। कहती हाइपोक्रिटिकल और सेल्फिश तुम हो। इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और आज मैं कंसर्न तुम्हारे लिए जगा रही हूँ, लेकिन तब भी तुम देखो तुमने यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी है। प्रिंसेस कहती सिस्टर इन लो, अपना ज्यादा टाइम इसके पीछे वेस्ट मत करिए। कई बार मारने की कोशिश कर चुकी हो, इसी वजह से यहाँ से अब तुम जा सकती हो। अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो, अपने माँ बाप के पास जाओ या तुम्हारा जहाँ मन है वहां जाओ, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं रह सकती। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। ये अपने मदर और फादर के पास चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस बैठी हुई होती है, कहती है कि तुम सब तो कितने हैंडसम हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जलन पर्सन को ही है। कोई बात नहीं, आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगी। और उसके गाल पर किस कर लेती है। प्रिंसेस कहती है कि सारी तैयारी करो, मार्कस हाउ भी आने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि मार्कस अपने बेटे की बहुत ज्यादा पिटाई कर रहे होते हैं, बार बार मार रहे होते हैं। तो उसकी मदर कहती है मेरा इकलौता बेटा है, अगर तुमने इसको कुछ कर दिया तो बताओ मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी। तब मियान मियान बोलती है कि हस्बैंड ने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की थी, मैंने नहीं की थी। मार्कस अब जो है मियान मियान को ही मारने लगते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूं। मार्कस हाउ कहते हैं नहीं, आप मेरी वाइफ पर हाथ नहीं उठा सकते हैं। उसकी माँ कहती है अब तुम अपनी वाइफ क्यों कर रहे हो? इसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कहते हैं कि ठीक है, जिंदगी बर्बाद किया ना तो मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। वहां पर वो उसकी खूब पिटाई करता है, मतलब आधी जान ही निकाल लेता है। इतनी देर में प्रिंसेस घर आ जाती है कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड को लेने आई हूँ। तब मार्कस कहते हैं इसे तुम नहीं ले जा सकती। कहती लेकर जाऊंगी, घसीट कर, मार कर, पीट कर या उठाकर, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है।
कहती चलने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर मियान मियान पड़ी हुई होती है, कहती है कि तुमने बहुत सारे रूल ब्रेक किए हैं लेकिन अब तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले इस मियान मियान को डाइवोर्स दे दो। वहाँ पर वो डाइवोर्स दे देता है, उसे पुराने कपड़े पहनाकर बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ पर उसके मदर और फादर आ जाते हैं, दोनों कह रहे होते हैं मेरी बेटी ने ऐसी क्या गलती की है जो तुम लोग उसे निकाल रहे हो। वहाँ पर उसकी एक एक गलतियाँ गिनाई जाती है। उसकी मदर कहती है चलो यहाँ से, यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। कैरेज में बैठाती है, कहती है थैंक यू मदर। हाथ ले जा रही है जो पोटली देती है, कहती है मदर आप मेरे लिए कपड़े लेकर आई हैं। कहती है हाँ कपड़े चेंज कर लो ताकि तुम मेरी बेटी लगो। कहती है थैंक यू मदर, थैंक यू सो मच। जैसे ही कपड़े चेंज करते हैं ना उसे बोतल में छोड़ देते हैं। कहती है मदर ऐसा क्यों कर रहे हो। कहती है क्योंकि इसके पैसे मिलेंगे। इधर हम देखते हैं कि प्रिंसेस नहा रही होती है और वो पांचों लड़के नहला रहे होते हैं, लेकिन वहां पर मार्कस हाउ आने को तैयार नहीं होते। कहते मैं तुम जैसी बदतमीज लड़की के पास नहीं आऊंगा। कहती नए हो धीरे धीरे समझ जाओगे। कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे तुम जैसी औरत कभी भी पसंद नहीं आएगी। यहाँ पर प्रिंसेस कहती है मुझे जो चाहिए मैं उसे लेकर रहती हूँ। वैसे तुम मेरे बिल्कुल फेवरेट नहीं हो लेकिन थोड़े दिनों में चीजों को समझ जाओगे, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने यहाँ का कुत्ता भी बनाने का नहीं सोच रही थी। कुत्ते ही ठीक हो, भौंकना भौंकोगे तो कम से कम उसी में मुझे अच्छा लगेगा। कहते हैं तुम मुझे कुत्ता कैसे बुला सकती हो। कहती है क्योंकि हो तुम कुत्ते। मार्कस हाउ गुस्सा होकर आगे की तरफ चले जाते हैं और उसे प्रिंसेस को उठाकर लड़के लेकर जाते हैं। प्रिंसेस के तो अलग ही चले होते हैं। प्रिंसेस और साथ में बैठे होते हैं। कहती है कि पता है मैंने सुना है कि मियान मियान को बोतल भेज दिया गया और उस मार्कस हाउ की मैंने बहुत बेइज्जती की है और वो अच्छा हुआ तुमने उससे शादी नहीं की, वो बेड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने उसके साथ वक्त बिताया, मजा बिल्कुल भी नहीं आया। कहती हाँ हाँ ठीक है। इस पर दासी कहती है आप लोग ऐसे कैसे बातें कर रही हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। कहती करने दो, मजा आ रहा है, आखिर हम लड़कियों की बातें हैं। यहाँ पर तब तक पीछे से क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं क्या बातें हो रही हैं। कहते हैं कि ब्रदर आप यहीं पर बैठो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे आप दोनों को साथ में खाना खाना चाहिए और साथ में अब तो एक बच्चा भी होना चाहिए आपके। इतना सुनना था कि वहाँ पर थोड़ी शर्म आ जाती है मैजेस्टी को। जो है यू किंगडम से लोग आ जाते हैं। को लोग एक शर्त लेकर आए थे कि हम लोगों के यहाँ की मिट्टी जो है ना वो बिल्कुल भी अनाज पैदा नहीं करती है, बहुत कम अनाज होता है, तो यहाँ पर खाने की दिक्कत हो गई है। इसी वजह से आप मिट्टी में कोई सोल्यूशन बताइए ताकि हम लोग वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न कर सके। क्या ऐसा कोई है जो ये कर पाए। यहाँ पर जियांग कहती है मैं ऐसा कर सकती हूँ। कहते ठीक है करके दिखाओ। कहती है थर्ड प्रिंस आप चिंता मत करिए, कुछ टाइम में मैं आपको ग्रो करके दिखा दूंगी। पहले आप लोग मेरे हाथों की बनाई हुई डिश खाइए। ड्राई फिश सबको देती है, सब कहते हैं वाह कितनी अच्छी डिश बनाई है। लेकिन थर्ड प्रिंस का दिल आ चुका होता है जियांग पर कि इतनी चुभी है, इतनी क्यूट है, मतलब ऐसी लड़कियां आज के टाइम पर कहाँ ही मिलती हैं, सब तो पतली होती जा रही हैं। मुझे ऐसी ही लड़के से शादी करनी है, मुझे ऐसी गोलमोल लड़कियां बहुत पसंद है। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं ठीक है हम आपकी कंट्री को हो ज्यादा से ज्यादा अनाज देंगे ताकि वहां पर तुम ग्रो कर सको। प्रिंसेस जो है जियांग को लेकर जा रही थी, तब यहाँ पर थर्ड प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं कि प्रिंस तुम यहाँ पर क्या करने आए। तो कहते हैं मिस जियांग चलिए मुझे आपसे बात करना है। प्रिंसेस कहती है इसने आपको योर हाइनेस ने मिस जियांग कहा है, इसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे, इससे दूर रहना। कहती है मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये अनाज के बारे में ही पूछने आया होगा। वो अपने यहाँ का टोकन देता है, कहता है कि मुझे आपसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है, प्लीज आप मेरे लव को एक्सेप्ट कर लीजिए। कहती थर्ड प्रिंस मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो बोला मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। कहते प्लीज मेरी बात सुन लो। इतनी देर में मैजेस्टी आ जाते उसे पीछे कर देते कि थर्ड प्रिंस जरा औकात में रहो। कहते औकात, मैं यहाँ से जियांग को लेकर ही जाऊंगा, देखना कल मैं कुछ ऐसा करूंगा इस जियांग को मुझे देना ही पड़ेगा। कहते ऐसा कभी नहीं आएगा। कहते हैं आएगा, मैं इसे छीन कर ही रहूंगा। पता चलता है कि अभी उसने सबके सामने शर्त रख दी थी कि अगर ये 9 रिंग्स को सॉल्व नहीं कर पाया ना तो मैं मिस जियांग को अपने साथ लेकर जाऊंगा। प्रिंसेस कहती है बहुत हिम्मत आ गई है तुम में। कहते हाँ चलो इसे सॉल्व करके दिखाओ। कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है, तब इस पर जियांग कहती है मैं सॉल्व कर दूंगी। मैजेस्टी कहती है अगर नहीं सॉल्व कर पाई तो कहती है हिम्मत रखो मैं सॉल्व कर दूंगी। कहते हैं मुझे दो। जैसे अपने हाथ में 9 रिंग्स लेती है और उसे तोड़ देती है। इस पर थर्ड प्रिंस कहती है ये क्या किया तुमने। कहती है कि तुमने ये कहा था ना कि सॉल्व करना है, मैं उसे तोड़ कर करूँ मरोड़ कर करूँ, मैंने सॉल्व कर दिया, बस बात खत्म। कहते हैं ठीक है। सेकंड कॉम्पिटिशन शुरू होगा जिसमें पॉइजन एक कप में होगा और कप इधर उधर अदली बदली जाएंगे। 3 बार ऐसा होगा, जो बच जाएगा वरना सामने वाला मारा जाएगा। ये कंपटीशन करना चाहेंगे आप। कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो सामने खड़ी हो जाती है तो इस पर सिस्टर इन लॉ कहती है प्लीज तुम ऐसा मत करो, कहना आप मुझ पर यकीन रखो मैं कर लूंगी, मरने और जीने का सवाल है ना, लेकिन मैं इस थर्ड प्रिंस के साथ तो नहीं जाना चाहती। स्टार्ट करो। वहां पर पॉइजन मिलाया जाता है। अब जैसे ही वहां पर पॉइजन मिलाया जाता है तो पहले वो पीती है, फिर वो आदमी पीता है, सेकंड अपना पीती है, जैसे उधर वाला आदमी पीता है ना
तो यहाँ पर अब मैजेस्टी भाग कर आ जाते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, प्लीज हुआ तो नहीं। इस पर वो आदमी बोलता है कि देखो इसमें ऐसा पॉइजन है ना जिसका कोई क्योर नहीं है, मतलब उसका सिर्फ मौत ही अंत है। लेकिन इतनी देर में वो आदमी नीचे गिर जाता है, मतलब वो जहर वाला प्याला उसने पी लिया था। थर्ड प्रिंस गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रिंसेस कहती है कि ठीक है, अब दोनों लोग साथ में वक्त बिताओ और कुछ बच्चे बच्चे की प्लानिंग करो ना प्लीज। इस पर फिर से उन दोनों को शर्म आ जाती है। अभी हम देखते हैं कि जियांग और मैजेस्टी बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि तुम मेरी कंकुबाइन और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ। जैसे वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करने चलते हैं ना तो बेड टूट जाता है, लेकिन वो लोग पीछे नहीं हटते हैं। नाइट स्पेंड करके जब सुबह उठते हैं ना तो मैजेस्टी की कमर तो टूट चुकी होती है। फिजिशियन आते हैं, कहते हैं कि मिस तो एकदम ठीक है, इस तरह से इनका फैट बहुत ज्यादा है बॉडी में, कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसी वजह से इन्हें पतला होना पड़ेगा। कहती है क्या पतला, वो भी मुझे। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं देखो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पतला होने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं अगर पतली नहीं हुई ना तो वो थर्ड प्रिंस फिर से आ जाएगा और मुझसे कहेगा ना कि शादी करना है, क्योंकि उसे मटोल बॉडी से प्यार हो गया है। वो अब पतले होने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी आइडिया उसका काम नहीं करता है। कहती है मुझे तो जरा सा भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो उसको ना बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो रही होती है। वहां पर मैजेस्टी उसे हर रोज कुछ ना कुछ सिखाते नई नई चीजें। वहां पर मैजेस्टी की कमर भी अकड़ जाती है। कहते हैं ये एनिमल एक्सरसाइज है जिससे तुम अपना जो है वेट लूज कर सकती हो। मैजेस्टी ना कमर मटका मटका कर चल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सच में चोट लग गई होती है और सब कपड़ा पकड़ पकड़ कर खींचते। कहती है मिस पतली हो जाइए, मिस पतली हो जाइए। कहती है अरे मुझे नहीं लगता है कि मैं पतली हो पाऊंगी, कोशिश करूंगी। बैठी होती है, कहती है कितना मुश्किल है यार पतला होना, मोटा होना आसान है लेकिन पतला होना और रोने लगती है। फिर वो अपने आप को नजर बंद कर लेती है 1 मंथ के लिए कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, ना मैजेस्टी से ना बाहर से। 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं जहां पर वो अब बहुत पतली हो चुकी होती है। कहती है कि चलो चलने का टाइम आ गया है, लेकिन थर्ड प्रिंस आ जाते हैं। कहते हैं आज मैं जियांग को लेकर जाऊंगा। कहते हैं वो मेरी कंकुबाइन है, तुम उसे लेकर नहीं जा सकते। कहते हैं आज हम लोग लेकर जाएंगे जिंदा या मुर्दा। पीछे से हम देखते हैं कि जियांग आ जाती है। उसको इतना पतला देखकर ना तो मैजेस्टी के भी होश उड़ जाते हैं कि ये इतनी पतली कैसे हो गई। उसे छूकर देखते हैं, गाल पकड़ते हैं। कहते हैं सच में तुम ही हो ना। कहती है हाँ मैं ही हूँ। इस बार थर्ड प्रिंस कहते हैं तुम इतनी पतली कैसे हो सकती हो, तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। तुम गोल मटोल कितनी अच्छी लग रही थी लेकिन अभी तुम कितनी गंदी लग रही हो। कहती है थर्ड प्रिंस आपको मेरे उस लुक से प्यार था ना, लेकिन इस लुक में आपको मुझसे प्यार नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। कहते ठीक है, ऐसी पतली दुबली लड़की से शादी नहीं करूंगा। वहां से चले जाते हैं। प्रिंस कहते हैं कि तुम तो सच में पतली हो गई। कहती है अरे फादर का बर्थडे है, मुझे प्रिपरेशन करनी है। वहां से वो चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि उसने अपने घर पर सिर्फ लेटर भेजा था कि वो आने वाली है, तो सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसकी बेटी दिखाई नहीं पड़ी थी। भागने के बाद वो पहली बार आ रही थी। सब बहुत ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं कि भागी हुई लड़की को जो है जियांग फैमिली घर बुला रही है। पता नहीं उसे तो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। उसके जो अंकल होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि ऐसी बदनाम लड़की को यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। उसके फादर कहते हैं वो मेरी बेटी है और यहाँ पर आएगी। तभी हम देखते हैं कि सामने से आ जाती है। उसके फादर कहते हैं मेरी बेटी तो कितनी पतली हो गई, सच में क्या खाने को खाना नहीं मिलता था क्या, तुम्हें वहां पर बहुत प्रताड़ित किया गया क्या जहां पर तुम थी। वहां पर उसकी आंट कहती है इस तरह की लड़की को प्रताड़ित ही किया जाएगा ना, बिल्कुल बेहूदी लड़की है, अच्छी नहीं लगती। जिस घर में जाती है वहां का लक खा जाती है, जैसे इस घर का लक बर्बाद करके गई है। उसकी माँ कहती है कि मेरी बेटी के बारे में एक शब्द बुरा मत बोलना वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कहती है अम्मा लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल कहते हैं कि मैं इसे इस रेजिडेंस में बर्दाश्त नहीं करूंगा और चलो सबसे माफी मांगो। कहती मैं क्यों माफी मांगू। आंट कहती है तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड प्रिंस के यहाँ पर काम करते हैं। प्रिंस के यहाँ पर। कहती है अच्छा तो मेरे अंकल बहुत पावरफुल होंगे। कहते हैं हाँ, तो मुझे बुली कर रही हो क्या, इस तरह अपनी बेटी को बड़ा किया है तुमने। कहते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सी जो है तेज तर्रार है, इस वजह से मेरी बेटी ऐसी ही मुझे पसंद है। मेरी बेटी के अंदर कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो आपके अंदर है। अंकल कहते हैं तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, भी सबके सामने मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आंट कहती हैं कि देखो रेपुटेशन डाउन करने के बाद तुम यहाँ पर ज्यादा देर खड़ी मत रहो। कहते हैं मैं किंग को बता दूंगा कि तुम जैसी बदनाम लड़की को यहाँ पर नहीं रहना है। मैं खुद हाइनेस हूँ, तुम प्रिंस को क्या बताओगे। कहते हाइनेस वो देखो अपना, तभी प्रिंसेस आ जाती है। इस पर अंकल कहते हैं हाइनेस आप यहाँ पर। कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप ठीक तो है ना, इन लोगों ने आपकी बुराई की। आंट कहती है इसको इसने हाइनेस क्यों बुलाया। प्रिंसेस कहती है इस बुढ़िया को एक थप्पड़ मारो तभी इसकी अकल आएगी। तो एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। कहती है तुम मेरे
आपकी सिस्टर इन लोग को लेक्चर दे रही थी। तुम्हें पता है ना कि ये कौन है? कहती है ये अगली है, ये गंदी है, ये बहुत ही बेकार है। कहती है अच्छा अगली गंदी इसको कह रही हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कहती है गलती तो नहीं, ये आज के बाद से यहाँ पर दिखाई मत देना। बाकी सब लोग भी माफी मांग रहे होते हैं कि मुझे माफ कर दिए, मुझसे गलती हो गई। कहती है ठीक है। कहते हैं कि तैयारी करो। कहती है किस चीज की तैयारी करना है? दोनों सामने बैठ कर ना बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे थे कि मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो। दूर से जो है मियान मियान देख रही होती है कि जो तुम्हें खुशी मिली है वो सब मैं डिजर्व करती थी, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी दोनों दासी चली जाती है। इतनी देर में मियान मियान आ जाती है, कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैजेस्टी आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक हो जाता है। जियांग कहती है आप तो ठीक तो है ना मैजेस्टी, आपको चोट तो नहीं लगी? तुम्हें कैसे पता? चलो तुमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, पता था कि तुम यहाँ पर आओगी और जियांग को मारने की कोशिश करोगी। कहती मैं तुम्हें बार बार हर बार माफ करती रही, इसे जाकर कंधे कुएं में डाल दो ताकि वहीं पर ये तड़प तड़प कर मरे। कहती है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैजिस्ट्रेट उसको गले से लगा लेते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कहती है नहीं मुझे चोट नहीं लगी है, क्राउन सेरेमनी है तो तुम्हें अच्छे से तैयार होकर आना है। कहती है मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या जरूरत है? वहां पर फायरवर्क्स होने लगते हैं, दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि जो जियांग है ना वो प्रेग्नेंट है। मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। जियांग कहती है अब हम तीनों साथ में खुश रहेंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।